कुछ दिनों पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी-निजाद ने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ईरानियन इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको यह दायित्व दिया गया था कि ईरान में मोसाद के एजेंट्स को वो मॉनिटर करे और काउंटर करे, उस यूनिट का प्रमुख स्वयं मोसाद का एजेंट था। और बात यहीं समाप्त नहीं हुई। उस ईरानियन इंटेलिजेंस यूनिट के 20 और ऐसे एजेंट्स थे जो मोसाद के एजेंट्स थे। इस पृष्ठभूमि में मैं आपको एक इतिहास का पन्ना आपके सामने खोलना चाहूँगा, जो अगर सत्य नहीं होता तो लोग उसे एक जासूसी उपन्यास ही कहते। यह कहानी है एली कोहेन की। एली कोहेन 1957 में इजिप्ट से इज़राइल आए। नौकरी की खोज में वो अमान भी गए। अमान इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है, पर उन्हें वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का कारण बताया गया कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए उसमें एली को ओवर कॉन्फिडेंट, अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करने वाला और अननेसेसरी रिस्क लेने वाला एक व्यक्ति पाया गया, जो इंटेलिजेंस के लिए सही नहीं था। यह वह दौर था जब सीरिया अरब देशों का नेतृत्व करता था इजराइल के विरुद्ध। इजराइल ने एक योजना बनाई। योजना थी कि जो जॉर्डन नदी आती थी, जॉर्डन से होते हुए इजराइल और इजराइल को पानी देती थी, उस पानी को कैनाल और पाइपलाइंस के थ्रू ले जाएंगे वो नेगेव डेजर्ट में, जहां पर कृषि की परियोजना बन रही थी। यह सूचना जब अरब देशों को मिली तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह जॉर्डन नदी की ट्रिब्यूटरीज को ही डाइवर्ट कर देंगे, जिससे इजराइल के लिए पानी के लिए इजराइल तरस जाए। यह सूचना जब वापस इजराइल को मिली तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो सीरिया जाकर के सीरिया की जो पॉलिटिकल सर्कल थी, जो जनरल्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उस सर्कल को पेनिट्रेट कर सके और वहाँ से सारी योजनाएं इजराइल को दे सके। जो एली कोहेन की कमज़ोरी मानी गई थी उनके अमान में रिजेक्शन के लिए, आज वही उनकी ताकत बन गई। एली कोहेन को अमान ने रिक्रूट किया। अगला 6 महीना उनका व्यतीत हुआ बहुत इंटेंस साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग में। उनको नाम दिया गया अमीन कमाल तबीस। 1961 में उनको भेजा गया अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस। इसके पीछे एक कारण था कि ब्यूनस आयरस में जो अरब सीरियन कम्युनिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उनकी तादाद भी काफ़ी थी। जब वहाँ पहुँचे एली कोहेन तो उनका बैकग्राउंड दिया गया कि वो एक सीरियन थे जो इजिप्ट और लेबनान में होते हुए अब ब्यूनस आयरस आए थे, और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी तगड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था। और ये एक अजीब सी परिस्थिति थी कि उनके परिवार को, एली कोहेन को बिल्कुल ये ज्ञात नहीं था कि वो कहाँ गए हैं और किस कार्य के लिए गए हैं। उनकी पत्नी को सिर्फ ये पता था कि वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो इजरायली डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ सप्लाई करती है, और उनको अधिकतर समय यूरोप में ट्रैवल करना पड़ता है। खैर, अर्जेंटीना में एली बहुत अच्छे से स्थापित होने लगे। वह धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना उन्होंने शुरू किया। वो सीरियन कम्युनिटी के बीच में ही रहने लगे, क्लब्स में जाते थे। ऐसे ही एक क्लब में उनकी मुलाकात हुई जनरल अमीन अल हफीज़ से, जो सीरियन डिफेंस अटैची थे सीरियन एम्बेसी में अर्जेंटीना में। उनकी मित्रता काफ़ी प्रगाढ़ हो गई। 1962 में जनरल अमीन अल हफीज़ की रिकमेंडेशन पर एली कोहेन पहुँचे सीरिया। इसके पीछे भी एक कारण था। एली कोहेन हमेशा जनरल हफीज़ को ये बताते थे कि उनकी 2 इच्छाएं हैं, पहली सीरिया वापस लौटना और दूसरी इजराइल को तबाह करना। उनके पास काफ़ी पैसा था, सीरिया को भी पैसे की ज़रूरत थी, तो वो पहुँचे सीरिया। सीरिया में दमास्कस, जो सीरिया की राजधानी है, वहाँ पे उन्होंने एक विला किराए पर लिया। यह विला बहुत ऑपुलेंट था, बहुत भव्य विला था, और यह ठीक लोकेटेड था, ठीक जो सीरिया गवर्नमेंट का ऑफिशियल गेस्ट हाउस था उसके सामने, और पास ही में सीरियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स भी था। उन्होंने पूरा इंटेलिजेंस
और ट्रांसमिशन वहाँ पे सेटअप किया उस विला में। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे सीरिया में बढ़ने लगी। वो भव्य पार्टियां देते थे और पॉलिटिशियंस को, जनरल्स को, उनकी पत्नियों को बहुत महंगी गिफ्ट्स देते थे। अब इन पार्टियों में पहुंचने के लिए लोग आतुर रहते थे कि उन्हें आमंत्रण मिले। पार्टियां की रेगुलरिटी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए और काफ़ी लोकप्रिय हो गए एली डेमास्कस में। 1963 में उनका भाग्य फिर चमका जब जनरल अमीन अल हफीज एक कू में सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। अब तो मानो एली की लोकप्रियता का कोई छोर ही नहीं था, कोई आकाश नहीं थी। वो सबसे नज़दीकी मित्र थे जनरल अमीन अल हफीज के। वो इतने लोकप्रिय हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी रिक्वायरमेंट सीरियन गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा होने लगी क्योंकि वो पैसा खर्च करते थे कि वो राष्ट्रपति के साथ गोलान हाइट्स, जो सीरिया और इजराइल का बॉर्डर था और जहाँ पे काफ़ी क्लैशेस होते रहते थे सीरियन और इजरायली आर्मी के बीच में, वो फोर्टिफाइड थे, मतलब उनकी काफ़ी तगड़ी किलेबंदी की गई थी। वो वहाँ ले जाए जाते थे एली कोहेन। वहाँ पे जो रशियन आर्मी की आर्टिलरी थी जो उन्होंने सीरिया को दी थी, और वो जो कंक्रीट बंकर्स में, सीक्रेट बंकर्स में छुपा के रखी गई थी, वो तब दिखाई जाती थी। और वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें इसकी फोटोग्राफी की भी परमिशन थी। जब रशिया ने T-54 टैंक दिए सीरिया को तो 2 घंटे में सारी सूचना पहुंची इजराइल। सीरियन आर्मी का इजराइल पे हमले का प्लान भी मोसाद के पास पहुंच चुका था। और इसे पहुंचता कहां से था? ये सारे ट्रांसमिशन होते थे उसी विला से जहां इतनी बड़ी पार्टियां होती थी, जहां सीरिया की पूरी हुज हु इकट्ठा होती थी, और जिसको बिल्कुल ये भान नहीं था कि सारे ट्रांसमिशन इक्विपमेंट उसी घर में रखे हुए हैं। एली सुबह एक ट्रांसमिशन करते थे और शाम एक ट्रांसमिशन करते थे। अब परिस्थिति यहां तक पहुंच गई कि लगा कि एली को, चर्चा होने लगी कि एली कोहेन को अब सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। जब क्लैशेस बढ़ने लगे सीरियन आर्मी और इजरायली आर्मी के बीच में, तो धीरे धीरे सीरियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको कहीं शक हुआ कि जब भी क्लैशेस होते थे मानो कि इजरायली आर्मी को सब कुछ पता है सीरिया के डिफेंसेस के बारे में, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उनके रशियन एडवाइजर्स जो सीरियन आर्मी के थे वो तक ज्ञात नहीं कर पाए कि ये कैसे पता चलता है, क्योंकि बड़ी चतुराई से एली कोहेन ने वो ट्रांसमिशन सेटअप किया था। क्योंकि डिफेंस जो आर्मी हेडक्वार्टर था सीरियन आर्मी का, उसके पास ही रहते थे, तो हजारों ट्रांसमिशन होते थे दिन रात उस हेडक्वार्टर से। उसी में एक ट्रांसमिशन एली कोहेल का भी होता रहता था, जो किसी को पता नहीं चलता था इन हजारों ट्रांसमिशंस में कि एक ट्रांसमिशन इजराइल भी जा रहा है। खैर, धीरे धीरे उन्होंने मित्रता कर ली उस कंपनी के मालिक से जो सऊदी अरेबियन कंपनी थी, जो उन कैनाल्स को बना रही थी जो जॉर्डन नदी के ट्रिब्यूटरीज के पानी को डाइवर्ट कर देती दूसरी तरफ और इजराइल को पानी के लिए तरसाती। उस कंपनी के मालिक ने स्वयं एली कोहेन को बताया कि कैनाल की डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कितना तगड़ा बन रहा है, वो एयर डिफेंसेस को कितना रोक सकता है। और ये एक और बड़ी रोचक इसमें किस्सा है कि उस कंपनी के जो मालिक थे उनका नाम था बिन लादेन। जी हाँ, वो ओसामा बिन लादेन के पिता थे। उसके बाद लगातार हमले होने लगे इजराइल स्पेशल फोर्सेस उस कैनाल को तोड़ने के लिए। बार बार हमलों को भी सीरियन डिफेंस नहीं समझ पाता था कि ये कैसे हो रहे हैं। अंत में 1965 में जाकर ये सारा प्लान ड्रॉप कर दिया गया, जब सारे अरब स्टेट्स को लगा कि ये काम पूर्ण नहीं करने देगा इजराइल उसको। पर कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वैसे ही कभी कभी फॉर्च्यून डज नॉट फेवर द ब्रेव। एक चूक एली कोहेन से भी हो गई। वो दिन था 7 जनवरी 1965 का दिन, जब सीरियन डिफेंस फोर्सेस के जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट थे उनको रशियंस अपग्रेड कर रहे थे और 24 घंटे के लिए सारे ट्रांसमिशंस बंद थे। ये बात एली कोहेन को पता नहीं थी, या पता होते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में उनसे चूक हुई। रशियन ऑब्जर्वर्स ने देखा कि सुबह 8 बजे एक ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांसमिशन को फॉलो करते करते सीरियन आर्मी की टुकड़ी पहुंची एली कोहेन के घर।
बट ये घर तो राष्ट्रपति के मित्र का था। उन्हें लगा कि कहीं ये मानवीय भूल हुई है, वो यूनिट वापस लौट गई। पर शाम को ट्रांसमिशन फिर से हुआ और इस बार अमीन तबीस या एली कोहेन, जिस शाम से उनको जाप कहना चाहे, वो गिरफ्तार हुए। यह सूचना मिलते ही मानो कि सीरियन समाज में जो उनका एलीट था उसमें एक भूचाल आ गया। आखिरकार वो सब जाते थे एली कोहेन की पार्टीज में, सब पे एली कोहेन का कोई ना कोई उपकार था और सारे के सीक्रेट्स एली कोहेन के पास थे। ये सीक्रेट इतने गंभीर थे कि जब उनका इंटरोगेशन होने लगा तो सीरियन राष्ट्रपति जनरल अमीन अल हफीज स्वयं उपस्थित थे। पर उन्होंने संकट की घड़ी में भी एली कोहेन ने अपना धीरज नहीं खोया और जब उनसे मोसाद को एक ट्रांसमिशन भेजने को कहा गया तो उन्होंने इस तरीके से ट्रांसमिशन भेजा कि सीरियन आर्मी को तो नहीं पता चला, पर मोसाद को पता चल गया कि एली कोहेन गिरफ्तार हो चुके हैं। मोसाद की एक पॉलिसी है, फील्ड एजेंट्स जिनको वो कात्सा कहते हैं, अगर वो एक्टिव ऑपरेशंस में गिरफ्तार होते हैं तो मोसाद उनको डिसोन कर देता है। पर पीछे से मोसाद ने बहुत प्रयास किया, इजरायली सरकार ने बहुत प्रयास किया कि एली कोहेन को छुड़वाया जा सके। एक बहुत महंगा फ्रेंच लॉयर भेजा गया सीरिया जो उनका केस लड़ सके। एली कोहेन की पत्नी ने स्वयं व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रयास किया और दुनिया भर में ब्रिटेन की महारानी, पोप, सबको अपील की एली कोहेन को छोड़ने की। पर सीरियन गवर्नमेंट अपना मन बना चुकी थी। काफ़ी टॉर्चर करने के बाद, ऐसा टॉर्चर जहां एली कोहेन के नाखून तक उखाड़ दिए गए थे, उस टॉर्चर के बाद एक शैम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और 18 मई 1965 को हजारों लोगों की भीड़ के सामने डेमास्कस के मेन स्क्वायर में और लाइव टेलीविजन के सामने एली कोहेन को फांसी की सजा सुना दी गई। पर यह माना जाता है कि उसके 2 वर्ष बाद जब इजराइल और अरब देशों का 6 डे वॉर हुआ तो एली कोहेन के दिए हुए सीक्रेट्स की वजह से इजराइल आर्मी ने एक रिसाउंडिंग विक्ट्री, जिसको कही एक भरपूर विक्ट्री, अचीव की। तो ये थी कहानी एली कोहेन की। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ऐसे इतिहास के पन्नों पे फिर से नज़र फेरना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।